अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम जूलॉजी पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ सर उमैर मौजूद हैं। सर उमैर माशाल्लाह से 2012 के जो एग्ज़ाम हुए थे लेक्चरशिप के पीपीएससी के, उसमें माशाल्लाह से जूलॉजी भी सर ने क्वालिफाई किया और बायोलॉजी भी क्वालिफाई किया। बाद में समहाउ सर ने जूलॉजी को ज्वाइन किया। इसी तरह से 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ पीपीएससी का, उसमें भी दोनों जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों को क्वालिफाई कर लिया। हमारी पहले सर से डिस्कशन हो रही थी, मैंने सर से पूछा भी बकायदा कि जी आपने दोनों दो दो एग्जाम क्यों दिए और सिर्फ बाद में फिर जूलॉजी को ही क्यों आप करते रहे। तो इसका जवाब सर से हम लेते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम जूलॉजी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप कमेंट्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी। सर अभी आपकी तरफ आते हैं, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो सर आप अपना रीजन बता दें थोड़ा सा कि आपने जूलॉजी को ही क्यों प्रेफर किया। ये सब रिपीट हो गया सर, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है कि मैंने दो सीट्स पे क्यों अप्लाई किया, तो ये तो मैं हर स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि आपको जब जॉब्स आती हैं तो जहां अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आप उसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अगर आपकी मल्टीपल सिलेक्शंस हो जाती हैं तो जो आपको ज्यादा सूट करता है आप उसको चूज कर लें। तो मैंने जो है वो लेक्चरर बायोलॉजी और लेक्चरर जोलॉजी दोनों पे अप्लाई किया, इसी नीयत से कि कम से कम किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगी तो मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, मेरी दोनों में सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन चूंकि जोलॉजी मेरा अपना फील्ड है, मेरी एमफिल जोलॉजी के अंदर है, मेरा पीएचडी का कोर्स वर्क जोलॉजी के अंदर, तो फिर मुझे प्रेफरेंस जोलॉजी को देना थी। दूसरा, 2012 के अंदर जब लेक्चरर की सीट्स आई थी तो बायोलॉजी की सीट के ऊपर जो है वो स्टे हो गया था, तो उसका रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया था, 3 से 4 माह लेट था। मीनवाइल जो है मुझे जोलॉजी का ऑफर लेटर आ गया था और वो 31 मई से पहले आ गया था, तो आपकी एनुअल इंक्रीमेंट भी उसके अंदर आपको मिल रही होती है। तो फिर मैंने जो है वो लेक्चरर जोलॉजी को ज्वाइन कर लिया और इसकी पोस्टिंग भी मुझे लाहौर में मिल गई थी। बाद में जब मुझे ऑफर लेटर आया लेक्चरर बायोलॉजी के लिए तो उसकी पोस्टिंग मुझे ओकाड़ा में मिल रही थी। मैं जोलॉजी पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हुआ था, तो फिर मैंने बायोलॉजी की सीट को फोरगो कर दिया था। लाइकवाइज जब 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी दोनों के अंदर थी। ऑलरेडी मैं जोलॉजी पे सर्व कर रहा था और फिर वही इशू था कि बायोलॉजी की पोस्टिंग आपको लाहौर से बाहर मिल रही है, तो मैंने फिर जोलॉजी जो कि ऑलरेडी कर भी रहा था। और जोलॉजी के अंदर आपको ये एडवांटेज भी होता है कि अगर आप किसी बीएस वाले कॉलेज में पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे मूव कर सकते हैं। बायोलॉजी के केस में आपको ये थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने जोलॉजी को ही कंटिन्यू रखा। अच्छा सर, इसका मैं इक्विवेलेंस देख रहा था कि जूलॉजी की सीट के लिए, क्योंकि अभी 17 तक अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। मास्टर्स डिग्री होल्डर इन जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और एमएससी बायोलॉजी इन एनिमल साइंसेज विद, मतलब बायोलॉजी में एमएससी लेकिन उसका मेजर जो है वो एनिमल साइंसेज हो, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़े डाइवर्स किस्म की सारे डिग्रीज, मतलब एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के रिलेटेड होती है क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड है। ऑब्वियसली समहाउ वो पूरी क्लासिफिकेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ते हैं वहाँ पे बड़ा डिटेल में। ब्रीडिंग जेनेटिक्स वालों का बहुत ज़्यादा फोकस ब्रीडिंग जेनेटिक्स पे होता है। इसका मतलब ये हुआ इस बात करने का कि जो आपका पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट उसका फील्ड होगी, एरिया होगा। तो पुराने पेपर्स का आपने तो माशाल्लाह से, क्योंकि 2 दफ़ा क्वालिफाई भी किया हुआ है, पेपर्स का एनालिसिस भी आपके तो बिल्कुल नब्ज पे हाथ होगा। तो किन एरियाज को मेनली फोकस करना है जब हम इसकी बात करेंगे सिलेबस की, कि इसका सिलेबस अगर हम डिफाइन करें थोड़ा बहुत तो क्या बनता है। जी, इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो पीपीएससी की तरफ से कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस शेयर कर दें, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई सिलेबस इशूड ही नहीं है। दूसरा, रिकमेंडेड बुक्स बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई बुक्स भी रिकमेंड नहीं की हुई। तो ये जो सिलेबस है, कौन कौन सा कंटेंट है, इसको हम लोग जो है वो डिजाइन करते हैं अपने पढ़ाने की खातिर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर और पास पेपर्स की बेस पर। तो अगर आप पास पेपर्स को देखते हैं तो पास पेपर्स के अंदर उसका बहुत ज्यादा फोकस जोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन के ऊपर रहता है। खास तौर पे जो है वो क्लासिफिकेशन पूछता है अप टू ऑर्डर लेवल, तो ऑर्डर लेवल तक जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो पूछी जाती है। और अगर मैं आपको रेफरेंस दूं पास पेपर का, 2015 के पास पेपर का, तो उसके अंदर एमसीक्यू आया कि जी लार्वा ऑफ द स्पॉन्जेस व्हिच इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा, क्लास ऑफ द साइकोन पूछी हुई थी उसने, क्लास ऑफ द कॉरल्स पूछी हुई थी उसने।
तो वो क्लास और इवन बाज का ऑर्डर लेवल तक जो है वो क्लासिफिकेशन में चला जाता है, करेक्टर्स पूछ लेता है। तो उसके लिए तो हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं मिलर एंड हार्ले को और हिकमैन को। सेल बायोलॉजी के अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवोल्यूशन के अंदर से आते हैं। उसके लिए जो है वो अमूमी तौर पे हम लोग जो है वर्मा एंड अग्रवाल सेल बायोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो कुछ बुक्स एक्सपीरियंस की बेस पर, और उनके अंदर से फिर कौन सा कंटेंट करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस अंदाज में करना है, ये फिर जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम स्टूडेंट्स को डिटेल में गाइड करेंगे। लाइकवाइज हम लोग स्टूडेंट्स को जो है वो पास पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी, मटेरियल भी इनके साथ शेयर करेंगे। तो बुनियादी तौर पर अगर आप पास पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो करीबन आपके पास कोई 15-16 फील्ड्स बन जाती हैं ओवरऑल, जिसमें सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स में से उसने जो है एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे, एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर से पूछता है, एंजाइमोलॉजी के अंदर से पूछे हुए थे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर से पूछे हुए थे, सेल डिवीजन के बारे में 2-3 एमसीक्यूज मौजूद थे 2015 के पेपर के अंदर। तो ये मल्टीपल फील्ड्स हैं जिनको वो टच करता है। तो स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे वो एंटोमोलॉजी के बैकग्राउंड से है, चाहे वो जोलॉजी के बैकग्राउंड से है, उसको ओवरऑल इन सारे कंटेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। और एक मिसकॉन्सेप्शन जो कि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या एफएससी की बुक्स को प्रिपेयर कर लें? तो एफएससी की बुक्स में से शायद कोई एक या दो एमसीक्यूज पूछ लिए जाएं। दो वो एमसीक्यूज एफएससी में से उसने पिक नहीं किए हुए होते, लेकिन वो इत्फाक ऐसा हो जाता है कि वो एफएससी की बुक के अंदर भी वो बातें मौजूद होती हैं। अदरवाइज एफएससी की बुक्स को आप टू बी ऑन सेफर साइड अगर रीड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर कंटेंट है उसके लिए आपको जो है आपका बीएस और एमएससी की जो बुक्स हैं उनको कंसल्ट करना पड़ता है। प्लस कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से पीपीएससी एमसीक्यूज पिक करती है, तो वो जब हम लोग सेशन डिस्कस करेंगे तो वो कंटेंट स्टूडेंट को हम लोग शेयर करेंगे। चलो वंडरफुल हो गया। अच्छा सर, इसमें वैसे तो आपने बहुत हद तक बुक्स के रिलेटेड चीजें डिस्कस कर ली हैं, कंटेंट की। ऑब्वियसली कोई एक बुक तो नहीं हो सकती कंटेंट के रिलेटेड। जब मैं बात आपकी बात जब मैं सुन रहा था, जिस तरह आप ब्रीडिंग जेनेटिक्स की आप बात करते हैं, तो या इवन जब आपने डीएनए की बात की है, क्योंकि उसमें उससे रिलेटेड ही वो सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें वो रेप्लिकेशन और फिर प्रोटीन सिंथेसिस, और इवन उसमें वो कोडान और उसके मतलब भी वो चीजें पूछ सकता है। समहाउ मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं जो एमसीक्यू टाइप होती हैं, आप वो रिकमेंड करेंगे वो पढ़ें, या कि जो बेयर टेक्स्ट है, मतलब जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनको पढ़ें? अब बड़ा क्वांडरी है ये, पूरा मटेरियल पढ़ना सारा टाइम नहीं है इतना। ठीक है, जो पहले से पढ़ता आ रहा है वो तो उसके लिए संभव थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये जो इस तरह की बुक्स होती हैं वो हर बंदे ने अपने अंदाज से बनाई हुई है, कि जिसको थोड़ी जेनेटिक्स अच्छी आती है उसने वो 70% जेनेटिक्स दे दिया, बाकी 30% जो है वो ला के किताब बना दी है। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी, इसमें मेरी रिकमेंडेशन तो हमेशा ये होती है कि आप जो है वो टेक्स्ट बुक्स को फोकस करें। सही। अगर हम उसको सारा नहीं भी पढ़ पाते, उसका कुछ कंटेंट पढ़ लेते हैं, मेजर कंटेंट पढ़ लेते हैं, तो कम से कम हमारे जो है वो रिवीजन के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास वो आ रहा है जिसने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, एमएससी की है, एमफिल किया हुआ है, तो हम्म। उसने अपनी जो है वो स्टूडेंट लाइफ में वो बुक्स पढ़ी हुई थी। अब प्रैक्टिस बुक्स का ड्रॉबैक आपने खुद बता दिया कि हर बंदे ने बुक अपने लिहाज से लिखी हुई है, और उसका टारगेट पीपीएससी से ज्यादा जो है वो अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। हम्म। तो उस तरह के क्वेश्चंस अगर आप वो उस बुक को प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उनमें से कुछ एमसीक्यूज क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं, कुछ लो स्टैंडर्ड एमसीक्यूज होते हैं जो कि इस लेवल पे कभी भी नहीं पूछे जाते आपसे। स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये है कि शायद कोई बहुत ही ग्रास रूट लेवल किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। ये हम्म। बहुत सारे मौकों पर जब स्टूडेंट्स टेस्ट दे के बाहर निकल रहे होते हैं और आप उनसे उनका फीडबैक लें, तो वो कहते हैं जी पता नहीं कौन सी दुनिया के एमसीक्यूज आए हुए थे। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि सुपरफिशियल किस्म की स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। तो हम्म। जहां तक आपने ये कहा कि कोर्स बुक्स का ताल्लुक, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ 6 से 7 बुक्स हैं, और बाज बुक्स जो है वो एक टॉपिक के ऊपर आपको 2 से 3 बुक्स देखना पड़ती हैं। जैसे मैंने जोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि आपको हिकमैन को भी देखना पड़ता है और आपको मिलन हार्ले को भी देखना पड़ता है। सही ये है। बेर मिनिमम आपकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम्म। वो फिर ये जो प्रेपरेटरी बुक्स हैं और उसका कितना कंटेंट और कौन कौन सा कंटेंट करना है, ये फिर हम लोग जो है अपनी प्रेपरेटरी क्लासेस में स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से गाइड करेंगे। चलो दैट्स वंडरफुल। अच्छा सर, इसमें वन फाइनल थिंग, हम जो तैयारी करवा रहे होंगे ऑब्वियसली इसमें 20% जो जीके है वो तो हमारा अलग से टीचर उसको करवा रहा होगा। 80% जो है वो आपका सारा
जो ज़ूलॉजी का रिलेटेड पोर्शन अलहमदुलिल्लाह से वो आप पूरा डिटेल में कवर करवा रहे होंगे। हमें ये लगता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर हो गए एज कम्पेयर टू अदर टीचर्स, क्योंकि वो जीके का जो 20% पोर्शन है उसको भी तैयार करके जा रहे होंगे और वहां से भी कम से कम 5 से 7 नंबर का वो डिफरेंस करवा क्रिएट कर लेंगे। अच्छा खैर, आपने पिछले जो ये 3-4 दफा जो पेपर उसमें क्या देखा है, मेरिट कितने के परसेंट पे बनता रहा है इसमें? इसमें जो आपका जब टेस्ट क्लियर होता है वो तकरीबन 63-64 मार्क्स वाले लोग थे जिनको जो है वो इंटरव्यू कॉल्स हैं। वैसे तो आपको पता है 40 मार्क्स अबव हैं तो आप पास हो जाते हैं, हम्म। लेकिन जो इंटरव्यू कॉल थी वो 63 से 65-66 की रेंज में थी। तो हम्म। ये स्कोर जो है वो किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायर होगा, दोनों जीके और जोलॉजी का सेक्शन मिला के। तो अगर स्टूडेंट वंडरफुल। अच्छी प्रेपरेशन करता है तो ये अटेन किया जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग है सर इसमें? जी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका एमसीक्यू ठीक हो जाता है तो +1 मार्क्स हैं, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू रॉन्ग हो जाता है तो जो आपने प्रीवियसली मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उसमें से जो है 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। दैट्स अ वेरी सर, देन 63 नहीं है ये, देन ये 75-80 नंबर बनते हैं। इट मींस अ वेरी हाई कंपटीशन। ठीक है। जी, बिल्कुल, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। हाँ, वो जो आप पहले एक बात कर रहे थे ना, बच्चे कहते हैं जी वो पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया। असल में बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैट्रिक इंटर, मैट्रिक तो नहीं, इंटर ग्रेजुएशन के, या वो सोच रहे हैं जो इंटर के एमसीक्यूज होते हैं वो पढ़ के चले जाएंगे, वहां से शायद पेपर लग जाएगा। ऐसा होता नहीं है। चले सर, इसमें मेरी तरफ से जो कोशिश तो थी कि मैं जितने भी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं सारे आपसे पूछ लूं, लेकिन आपको क्योंकि आपका डिसिप्लिन है, आप पढ़ा रहे हैं, आपको को पता है बच्चों की क्या क्वेरीज होती हैं, कोई चीज़ जो आप ऐड ऑन करना चाहें, जो आपको लगता है कि मुझे वो सवाल पूछना चाहिए था मैं नहीं पूछ सका, कोई चीज़ सर आप ऐड करना चाहें? उसमें बेसिक जो चीज़ थी वही मैंने आपको बताया, जो अभी आप भी ज़िक्र कर रहे थे कि एफएससी की बुक से प्रिपेयर करके पीपीएससी किसी सूरत क्लियर नहीं हो सकता। हम्म। आपको एक प्रॉपर थॉरो गाइडलाइन की ज़रूरत है, कौन-सी बुक्स में से पेपर आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, और उसके बाद जो है आपने कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको थॉरो गाइडलाइन की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इसको कैजुअल लेते हैं। सिर्फ अप्लाई कर दिया, फीस जमा करवाई, फॉर्म सबमिट कर दिया ऑनलाइन और वो समझते हैं कि बस अब हमारी सिलेक्शन हो गई है। तो ऐसा करने से आपकी सिलेक्शन कतई नहीं हो जाती। सीट्स बहुत लिमिटेड है, आपको पता है कि फीमेल्स की सिर्फ 30 सीट्स हैं, मेल की सिर्फ 12 सीट्स हैं, और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद थाउजेंड्स में होगी, खासतौर पे फीमेल की हाई थाउजेंड्स में होगी। तो इतनी कम सीट्स और इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स, तो जब तक आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, इसको वक़्त नहीं देंगे डेली बेसिस पे, ये कतई नहीं हो सकता। आप इसको कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं कर सकते। आप हो सकता है किसी तरीके से टेस्ट क्वालीफाई कर लें 40 मार्क्स लेके, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। तो आपकी सारी की सारी एफर्ट जो ज़ाया हो जाती है, और ये सीट्स करीबन 2 से 3 साल के अरसे के बाद अनाउंस होती हैं। इस दफ़ा तो बहुत रेयर इंसिडेंट है कि करीबन 1.5 साल के अरसे में दोबारा अनाउंस हो गई हैं, वरना अगर आप रूटीन देखें तो तकरीबन 3 साल के बाद ये सीट्स आती हैं। तो इसको जब तक आप इसका ड्यू टाइम नहीं देंगे, ये प्रिपेयर नहीं हो सकता, ये कम से कम आपकी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। ये कोई कैजुअल करने वाली चीज़ नहीं है। दैट्स वंडरफुल सर, दैट्स वंडरफुल। जी स्टूडेंट्स, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उमैर साहब से बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, और मेरा भी थोड़ा बहुत साइंसेस का बैकग्राउंड है। तो जो पीपीजी के हमारे दोस्त हैं, प्लांट पैथोलॉजी वाले, पैथोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्पेशली उनको मैं कहूँगा लाजमी अप्लाई करें वो भी। और जूलॉजी वाले तो सारा पंजाब यूनिवर्सिटी से भी, एग्री से, जीसी से, हर जगह से वो भी सारे अप्लाई करेंगे। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लेक्चरशिप की। और इसके बाद ये आपके लिए जंपिंग, आप एज ए कैरियर इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप बाय नेचर एक रिसर्चर हैं, टीचर हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपने बाद में सर्विस स्विच करनी है, तो इट कैन बी बिकम अ वंडरफुल जंपिंग बोर्ड फॉर यू, कि आप एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ली है और लेक्चरशिप के साथ साथ आप कंपेटिटिव एग्जाम या कोई और जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जनाब, हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। उमैर साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।